जय हिंद दोस्तों। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। CUET 2023 के बीकॉम एंट्रेंस बैच में हम लोग इकोनॉमिक्स डोमेन को पढ़ रहे हैं। जल्दी से आ जाइए फटाफट सभी लोग, तो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में इससे पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन या मीनिंग में हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करें ताकि अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। फिर हम लोगों ने इकोनॉमी का मीनिंग देखा। इकोनॉमी का मतलब हमने बताया था आपको इससे पहले की क्लास में कि इकोनॉमी का मतलब एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म जहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके लोग अपनी लिविंग से अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करते हैं। इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखें तो पहला टाइप ऑफ इकोनॉमी था सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर मार्केट इकोनॉमी, फिर उसके बाद क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या क्या बोलते थे? सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद पब्लिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज पे ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एफोर्डेबिलिटी या वेलफेयर के पर्पज से किया जाता है। ठीक है, हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी होती है, इसमें रिसोर्सेज आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स ओन करता है, और जो भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, वो किस बेसिस पे किया जाता है? वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। और तीसरी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जो प्राइस, गुड इवनिंग, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। किसी मार्केट में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे होता है। चलिए, हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देख लिए थे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देख लिए थे। उसके बाद सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी बातें इससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमने बताया था कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। पहला ऑप्शन हमने चूज किया, तो इस ऑप्शन को चूज करने की वजह से दूसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा था उसको नहीं चूज कर पाए, तो दूसरा ऑप्शन जो नहीं चूज कर पाए वही क्या है, हमारी फर्स्ट ऑप्शन की क्या है, कॉस्ट है। तो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन को क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। चलिए, हम लोग आगे आज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, उसके फर्दर आइए हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें समझ चुके हैं और कितनी क्वेश्चंस पे हमारी कमांड बन चुकी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपके सामने, तब तक वीडियो शेयर कर दीजिए जो भी लोग और क्लास करना चाहें, क्योंकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए
कल हम लोगों ने 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन तक देखा था, हम लोगों ने 7th क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर, ठीक है, पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये हो गया था। 8th हम लोग आइए करते हैं 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो वेरिएबल नहीं है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। कौन सा, जो 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा है, नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, आउटपुट ऑफ द फर्म, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बताइए, अगर माइक्रो एंड मैक्रो की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट की अगर अच्छी कमांड है तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी होने वाला है, ध्यान से समझिए। मैंने कहा माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। जब किसी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स, किसी मार्केट, किसी प्रोड्यूसर या फर्म, किसी कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो कह रहा है कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल नहीं है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल कौन सा नहीं है, बताइए। क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है पूरी कंट्री में जो होलसेलर्स हैं उनके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं उनके प्राइस क्या होते हैं या उनके प्राइस में चेंजेस क्या होते हैं। जो प्राइस इंडेक्स स्टडी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टडी करता है, वो होलसेलर्स के पास थोक विक्रेता के प्राइस, थोक विक्रेता के दाम कितने परिवर्तित हो रहे हैं, कितने चेंज आ रहे हैं, उसकी स्टडी करता है। तो बताइए सारे के सारे पूरी कंट्री में जितने होलसेलर्स हैं या होलसेल प्राइस इंडेक्स वो बताता है कि जितनी भी कमोडिटीज हैं उनका होलसेल प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताता है। क्या आउटपुट ऑफ द फर्म, क्या किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आउटपुट ऑफ द फर्म का मतलब क्या हो गया, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एग्रीगेट सप्लाई भी किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ द फर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th। आइए, कह रहा है इन द फ्री मार्केट, इन फ्री मार्केट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट का क्या मतलब है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान रखिए आप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या, इसका एक और नाम हमने आपको बताया, इसको बताया था हमने, इसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट इकोनॉमी भी कहा जाता है। प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, ये 3 नाम होते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। फ्री इकोनॉमी के केस में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस बेसिस पे किए जाते हैं। पहला कह रहा है वोट्स बाय द कंज्यूमर, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हमने बताया आपको मार्केट इकोनॉमी जो होता है वो प्राइवेट इकोनॉमी होता है। बताइए आपके पास पैसा है तो सामान्यतया या नॉर्मली अगर हम कहें कि जो भी आपके पास मनी या रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका आप एलोकेशन या उसको अगर कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां इन्वेस्ट करेंगे या जहां पे सोशल वेलफेयर होगा वहां इन्वेस्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जो जनरल कंसिडरेशन है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट वहां किया जाता है जहां पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। तो प्रॉफिट कहां पे ज्यादा होगा, वही बातें तय करेंगी हम रिसोर्स को कहां पे लगाने वाले हैं, अपने मनी को कहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसके पे क्या कंज्यूमर के वोट्स के थ्रू करेंगे, नहीं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी किस में करता है, वो हमारा करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस पे भी नहीं किया जाएगा, द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म ही डिसाइड करता है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ध्यान रखिए मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ये साफ साफ सीधी बात है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव से ही, प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10th। चलिए, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है। कह रहा है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस। बताइए, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी हमने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद क्या था? दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद तीसरा क्या था? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों, फॉर हुम टू, ये तीनों जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी, क्या मार्केट इकोनॉमी में पाई जाती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में पाई जाती हैं? नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे इकोनॉमीज में पाई जाती हैं, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे मार्केट इकोनॉमी हो। सभी इकोनॉमीज में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है। क्यों? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के एग्जिस्ट होने के पीछे रीजन क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मल्टीपल एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 10th के बाद 11th क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर वांट्स, अब्रॉड, मार्केट, इकोनॉमी, विलेज। किस में कह रहा है? किस सिचुएशन में, किस में हम पीपल क्या होते हैं? अर्न करते हैं अपनी लाइवलीहुड, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब पैसे कमाते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बताइए, अब्रॉड, विदेश में, मार्केट में, विलेज में। आप इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इकोनॉमी का मतलब क्या। एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी इकोनॉमी की एक्टिविटीज, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि अपने नीड या वांट को सेटिस्फाई कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इकोनॉमी क्या है? इज अ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहा है, ध्यान रखिए। अब्रॉड क्या कोई सिस्टम है? नहीं। मार्केट कोई सिस्टम है? हालांकि सिस्टम नहीं, एक प्लेस है। मार्केट एक क्या है? प्लेस है, एक मैकेनिज्म उसको। विलेज वो भी, लेकिन सही आंसर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इकोनॉमी हो जाएगा। इकोनॉमी इज अ सिस्टम या मैकेनिज्म जहाँ पे लोग इंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपनी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th के बाद 12th पे। डैश एन इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। बताइए, इकोनॉमी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है? बताइए, इकोनॉमी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया था? क्या मार्केट इकोनॉमी होता है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होता है, या मिक्स्ड इकोनॉमी? ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर नहीं कर रहे हैं आज लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही इकोनॉमी के क्या है? टाइप्स है। मार्केट इकोनॉमी यानी प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या पब्लिक इकोनॉमी, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों इकोनॉमी के टाइप ही हैं। ये तीनों टाइप कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विथ। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, जो व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड है? व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स टू बी यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, बोथ ए एंड सी। बताइए, व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? क्या किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, वो किस टेक्निक का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए, ये ऑप्शन सही है। कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, या ए एंड सी। हमने आपको बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डील्स विद व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी।
कितनी क्वांटिटी में किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, ये व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि किस टाइप का गुड्स प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। तो इसलिए जो 13 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है 14। 15 क्वेश्चन का आंसर करिए, 14 का आंसर करिए, क्या आ रहा है। कह रहा है कि डैश इज द प्रॉब्लम विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एमंग दोज हु हैव हेल्प टू प्रोड्यूस इट। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, किस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। 14 का डी, डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है डी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्योंकि फॉर whom टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करता है, किससे डील करता है, कि कैसे हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कितना अमाउंट रेंट का, कितना अमाउंट इंटरेस्ट का, कितना अमाउंट वेजेस का, कितना अमाउंट सैलरी का, कितना अमाउंट प्रॉफिट का पेमेंट किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। चलिए आगे कह रहा है डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्लूड। क्या है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कह रहा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सारे ऑप्शन सही हैं। अभी तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर हमने देखा कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, वो कॉजेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला कॉज क्या है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। दूसरा कॉज क्या है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तीसरा कॉज क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके मल्टीपल या अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और एक चौथा भी रीजन हो सकता है, ठीक है, चौथा रीजन है जो प्रियोरिटी ऑफ वांट या अर्जेंसी ऑफ वांट है, वो क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं। चलिए इस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद एक मजेदार टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ओवरऑल कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। ये कैटेगराइजेशन इस पर्पज से हमने किया है ताकि आपकी पढ़ाई को आसान बनाया जा सके, आसानी से एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। अगर सबसे पहला कैटेगराइजेशन जो बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हम लोगों ने देख लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये सारी बातें।
अच्छा, आवाज नहीं जा रही थी, वॉइस नहीं जा रही थी, ठीक है, अब जा रही है। चलिए, ओवरऑल हम लोग इतने टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक को? बेसिक्स हम लोग कर चुके हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग देखेंगे, डिमांड देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मार्केट बिहेवियर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ मार्केट इक्विलिब्रियम हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स, इकोनॉमी बनती किन से है, उनकी एक एक कड़ियों का अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इंडिविजुअल यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर को पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर को पढ़ेंगे, मार्केट को पढ़ेंगे। अब कंज्यूमर को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, आप बेसिकली बात समझिए, अगर हाँ चैट पे भी ध्यान देते हैं, आदत बना रहे ध्यान देने की चैट पे भी, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो कंज्यूमर क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर कौन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट। अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कौन सा होने वाला है? डिमांड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स को क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स के डिफरेंट बिहेवियर को अगर स्टडी किए रहेंगे, तो ओवरऑल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में, ओवरऑल ट्रेंड या पैटर्न को फाइंड आउट करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो कहने का मतलब कंज्यूमर हमारा कैसे बिहेव करता है, या कंज्यूमर्स के बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट कंसीडर करने के लिए होते हैं। क्या वो हमारे प्रोड्यूसर होने के नाते, क्या इन्वेस्टर होने के नाते इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम जाने और समझें। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग डिमांड समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। फिर डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब आपको हमने बता रखा हुआ है कि जहां पे कंज्यूमर मोस्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा, मोस्ट सेटिस्फाइड सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले डिमांड के बारे में कुछ पढ़ते हैं बातें। डिमांड, सबसे पहले डिमांड टर्म से सभी लोग लगभग क्या है? परिचित है, इसको सुन रखे हो। डिमांड के बारे में क्या है? जानते हैं। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में जो नॉर्मल सेंस में या जनरल सेंस में जो डिमांड टर्म यूज होता है, डिमांड शब्द यूज होता है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मांग। तो जो जनरल सेंस में यूज होता है, क्या वही सेंस यहां पे भी है? यहां पे कुछ टेक्निकल डेफिनेशन या टेक्निकल मीनिंग है, इसको हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली डिमांड जो आता है वो क्या आता है? डिजायर से। डिजायर का मतलब क्या है? मेयर अ विश। अगर किसी चीज की हमको कोई इच्छा होती है कि मेरे पास क्या रहे? ऑडी कार रहे, मेरे पास क्या रहे? BMW रहे, या मेरे पास क्या रहे, या मैं क्या बन जाऊं, ये सारी चीजें अगर एक मेरे विश की बात कर रहे हैं, तो क्या किसकी बात कर रहे हैं? डिजायर। तो डिजायर किसकी? किसी गुड्स या सर्विसेज को पाने की। ध्यान से बात आप समझिए, किसी गुड्स या सर्विसेज को पाने की। अगर इस डिजायर के साथ एक चीज और लग जाती है, क्या? एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीजों की इच्छा हो रही मुझको पाने की जिनके लिए हम एफोर्डेबल हैं, जिनकी सामर्थ्यता हम रखते हैं, जिसको खरीदने की क्षमता हमारे पास है, तो उसको क्या कहा जाता है? एफोर्डेबिलिटी। तो डिजायर के साथ अगर एफोर्डेबिलिटी को ऐड कर दिया गया, और सिर्फ एफोर्डेबिलिटी को ही नहीं ऐड करना है, ध्यान रखिए, सिर्फ एफोर्डेबिलिटी से काम नहीं चलने वाला है, उसके बाद विलिंगनेस टू पे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहते सामान, तो
अच्छा, मुकेश अंबानी भी बनना है, ठीक है। मुकेश अंबानी क्या, मुकेश अंबानी क्या, उससे भी ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आपको क्या, ऑल द बेस्ट, मुकेश अंबानी बने, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे बात करते हैं विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे। अगर हमारे साथ दो चीजें ऐड हो जाती हैं, हमारी डिजायर के साथ दो चीजें ऐड हो जाती हैं, अफोर्डेबिलिटी और विलिंगनेस टू पे, तो उसको क्या कह दिया जाता है, डिमांड कहा जाता है, ठीक है। डिमांड को टेक्निकली अगर हम समझें तो कहने का मतलब, अगर कोई हमारी डिजायर है, कोई विश है, उसके साथ क्या क्या चीजें आ गई, एक अफोर्डेबिलिटी और दूसरा क्या, विलिंगनेस टू पे, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग उसको डिमांड कह सकते हैं। अब डिमांड को और अगर टेक्निकली हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, डिमांड क्या है, किसी कमोडिटी की वेरियस प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर परचेज करना चाहता है एक गिवन टाइम पीरियड में, गिवन मार्केट से, किसी गिवन मार्केट से, ध्यान से आप समझिए डिमांड का मतलब, किसी गिवन मार्केट से किसी कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी। सपोज करिए एक गुड्स क्या है, एक फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल है। इस एप्पल का प्राइस जब 50 रुपीज पर केजी था, 60 रुपीज पर केजी था, 70 रुपीज पर केजी था, 80 रुपीज पर केजी था, 90, 100, ये डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। यहाँ पे कितना परचेज करना चाहता था, 10 किलो परचेज करना चाहता था, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 4, 3, ये डिफरेंट क्वांटिटी अगर वो परचेज करना चाहता है, किसी कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है कंज्यूमर एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको क्या कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। अगर एक जनरल डेफिनेशन की बात करें, टेक्निकली डेफिनेशन की अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बात करें कि क्या डिमांड की मीनिंग होती है, तो डिमांड का मतलब होता है, डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। ध्यान रखिए, पहला तो उसके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए, दूसरा एबल टू परचेज भी होना चाहिए। विलिंग एबल टू परचेज फ्रॉम अ मार्केट इन गिवन टाइम पीरियड, फ्रॉम गिवन मार्केट, कहने का मतलब है गिवन मार्केट से गिवन टाइम पीरियड में डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और परचेज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। समझ में आ रही बातें, ठीक है। डिमांड का मतलब, आइए डिमांड का मतलब समझते हैं। और अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो क्या डिमांड में कितनी कितनी बातें आ गई। सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी परचेज करने की बात हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटी कह सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या क्या बातें कंसीडर करना पड़ेगा हमको डिमांड पढ़ने के लिए। दूसरा क्या बात हो गया, डिफरेंट प्राइसेस, किसी कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस क्या क्या होंगे, ये भी डिमांड का क्या है, एक एस्पेक्ट है। फिर तीसरा विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, कंज्यूमर की भी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो पे करना चाहता है, ऐसा नहीं कि जेब में पैसा लेके केवल क्या कर रहा है, मार्केट में घूम रहा है, कुछ खरीदने का उसका मन नहीं है। तीसरे के बाद चौथा अगर हम बात करें, एबल टू पे भी होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, एबल टू पे। और फिर अगर हम बात करें, एक गिवन टाइम पीरियड भी होना चाहिए, गिवन टाइम पीरियड। और फिर क्या होना चाहिए, डिमांड का और एक एस्पेक्ट क्या है, गिवन टाइम पीरियड और उसके बाद गिवन मार्केट, किसी गिवन मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहता है कंज्यूमर, जिसके उसके पास विलिंगनेस टू पे भी है, एबल टू पे भी है। ऐसी सिचुएशन में उसको डिमांड, उस कमोडिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कह सकते हैं। चलिए, डिमांड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अगर हमने समझ लिया, तो क्या डिमांड किसी चीज से प्रभावित होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कह सकते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड,
क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बताइए, अगर डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करें तो कौन कौन से? सबसे पहला, क्या किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या डिमांड को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, मार्केट में हम जाते हैं तो देखते हैं किस कमोडिटी का प्राइस कितना कम है कितना ज्यादा है, उसके बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में से सबसे पहला कारक जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के दाम या कीमत। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत क्या करती है? प्रभावित करती है। तो सबसे पहला क्या हो गया? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, अगर हम फैक्टर कहें कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जो प्रभावित करती है, तो दूसरा जो सबसे ज्यादा चीज प्रभावित करती है वो क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि हम जिस कमोडिटी को परचेज करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सा गुड्स है। अगर हम मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम मान लो जिस सब्जी को हम परचेज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो सब्जियां उसका प्राइस क्या है वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम पेन परचेज करने गए तो पेन की डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो कौन सी पेन का प्राइस कैसा है वो भी हमको क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। एक क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो तरह के गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आइए। नमस्ते फरीन। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे गुड्स जो ऑल दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पे यूज हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। और ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो डॉट पेन एंड जेल पेन क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी एंड कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है। अगर हम बात करें एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और क्या कह सकते हैं? इंडक्शन, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है। तो सीएनजी या पेट्रोल ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्थान पे जो यूज किए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें जो साथ साथ यूज किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन, पेन एंड इंक, शुगर एंड टी, ठीक है, चाय और चीनी दोनों साथ में यूज करना है, मिल्क एंड टी, मिल्क एंड क्या कह सकते हैं? शुगर, ये सारी चीजें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं। एक साथ यूज किए जाएंगे तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा। और जब एक दूसरे के स्थान पे, एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। तो अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में, क्या अगर हमारा एक गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम। और अगर हमारे गुड्स का प्राइस क्या होता है? कम होता है, डिमांड क्या होती है? अधिक, ज्यादा। ये तो पहला रिलेशन हो गया। रिलेटेड गुड्स के केस में देखिए, इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, हाँ बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, एक साथ यूज करना है। ठीक है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका प्राइस बढ़ा तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इसका प्राइस घटा तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में
और हमारी कम्युनिटी की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकने वाला क्वेश्चन है। बात समझिए, हमने क्या कहा आपसे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, हमारे गुड्स के प्लेस में जो गुड्स यूज किया जा सकता है, अगर वो महंगा हो गया तो हम अपना ही गुड्स परचेज करेंगे, इसका मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस घटेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो हमारे गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, अगर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे पेट्रोल एंड कार, बताइए कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि जब कार महंगी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लोग कार परचेज करेंगे, और जब कार कम लोग परचेज करेंगे तो पेट्रोल भी कम परचेज किया जाएगा। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसमें, प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी में। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। बताइए, अगर अगला फैक्टर हम तीसरा फैक्टर क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्या ये कमोडिटी के डिमांड पे असर करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरीके के गुड्स होते हैं। पहला गुड्स क्या होता है, नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल गुड्स। तीसरा क्या होता है नॉर्मल गुड्स के बाद, इंफीरियर गुड्स। तीसरा क्या होता है, इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर के बेसिस पे हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं तो तीन टाइप से हम गुड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा, नेसेसिटी गुड्स, फिर नॉर्मल गुड्स, और फिर क्या, इंफीरियर गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होती है, जिनकी इनकम में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे गुड्स जो इनकम बढ़े या घटे लेकिन उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे क्या हो जाएगा, बेसिक फूड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, बेसिक क्लॉथ्स हो सकते हैं, जो कपड़े, कुछ जरूरी कपड़े, कुछ जरूरी खाने की सामान, ये सब चीज़ों का जो प्राइस है, जो इन सभी चीज़ों का जो डिमांड है वो इनकम के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी तब भी अगर आप 3 रोटियां खाते हैं तो 3 रोटी ही खाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ने पे आप ज़्यादा खाने लगेंगे। तो ऐसे गुड्स, ठीक है, अगर हम कहें कि ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या कहता है, नेसेसिटी गुड्स, जिसमें मेडिसिन कह सकते हैं, सॉल्ट कह सकते हैं, बेसिक फूड आइटम्स कह सकते हैं, ये क्या हो जाता है, नेसेसिटी गुड्स। अगला अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स के बारे में, हम बात करें नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जिसकी इनकम बढ़ने से क्या हो जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए, और इनकम घटने से क्या हो जाए, डिमांड घट जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स हो गए, एलईडी टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये सारे गुड्स क्या हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। अगर इनकम बढ़ जाती है तो आप अच्छे से अच्छा फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं, दूसरा फ़ोन परचेज करते हैं, दूसरा एलईडी टीवी लेके आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, इनकम घटेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफीरियर गुड्स इंपॉर्टेंट यहां पे है, इंफीरियर गुड्स को समझते हैं। इंफीरियर गुड्स में क्या हो जाएगा, ऐसे गुड्स जिनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाए, घट जाए। प्राइस बढ़ने पे क्या हो जाए, प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाए, ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने पे, हम लोग इनकम की बात करें, इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, और इनकम अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं, इंफीरियर गुड्स के एग्जाम्पल्स समझते हैं।
अगर हम कहें ठीक है, आपस में बातचीत नहीं करना है कमेंट करके, यहाँ पे बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर मैंने कहा इंफीरियर गुड्स क्या होता है, लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स होता है, ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी भी लो होती है उनका प्राइस भी क्या होता है, लो होता है। सपोज करिए, और एक चीज और, इंफीरियर गुड्स हमेशा टाइम सिचुएशन और प्लेस पे डिपेंड करते हैं। हमने कहा एग्जांपल समझते हैं, अगर आपकी इनकम कम है तो आप रेस्टोरेंट में खाना ना खाने के बजाय आप स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं, आप रोड के किनारे लगे हुए ठेले से पूरी सब्जी या जो भी छोले समोसे खा सकते हैं या खाते हैं। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल समझिए, हमने क्या कहा कि ऐसे गुड्स जिनका क्वालिटी भी लो होता है उनका प्राइस भी लो होता है। ठीक है, ऐसे गुड्स, एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि अगर पूरी सब्जी की बात करें, इस ठेले वाली पूरी सब्जी की बात करें, तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम ठेले वाली पूरी सब्जी ना खा के हम कहाँ खाने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो जाता है, इनकम घटने पे डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन, टाइम और प्लेस पे। बात समझिए, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, अगर एप्पल को कहा जाए, सेब को इधर साइड यूपी साइड अगर हम बात करें, सेब को क्या माना जाता है, एक ठीक ठाक फ्रूट माना जाता है। लेकिन अगर यही हम चले जाएं क्या, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, तो वहाँ पे सेब क्या है, एक बहुत ही नॉर्मल फ्रूट माना जाता है, मतलब हर घर में पाया जाने वाला फ्रूट माना जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इन्फीरियर गुड्स की हम बात कर रहे हैं तो इन्फीरियर गुड्स का सीधा सीधा मतलब तो होता है कि लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स, लेकिन ये टाइम, प्लेस और सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो हैवी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैवी फूड ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे मक्के की बात कर लेते हैं, जौ की बात कर लेते हैं, इन सभी के जो फ्लोर होते थे, आटा होता था, ये पहले के समय में क्या माना जाता था, इन्फीरियर माना जाता था। आज उसको क्या माना जा रहा है, सुपीरियर माना जा रहा है। एग्जाम्पल को समझते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल को समझते हैं। इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स होता है, लेकिन जो भी लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स है वो टाइम और सिचुएशन के साथ सुपीरियर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सीधा सीधा मतलब ये है, इन्फीरियर गुड्स उसको कहा जाएगा जब किसी गुड्स पे इनकम बढ़ने पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकम घटने पे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, इन्फीरियर गुड्स कहा जाएगा। तो अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हम लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को पढ़ रहे हैं, तो नेसेसिटी गुड्स हो गया, नॉर्मल गुड्स हो गया, और क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स से 3 टाइप के गुड्स हो गए। ठीक है, तीनों का डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इनकम का डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो आपको देख रहे हैं। नेसेसिटी गुड्स के केस में इनकम बढ़ने या घटने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स केस में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। और अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इन्फीरियर गुड्स के केस में है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हम लोग यहाँ पे इतनी कुछ बातें देखते हैं। कह रहा है कुछ इन्फीरियर और गिफन गुड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में डिफरेंस बस इतना है कि इन्फीरियर गुड्स जो नॉर्मली तो जनरल सेंस में इन्फीरियर गुड्स को ही गिफन, चूंकि गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस बात को बताया, इस कॉन्सेप्ट को बताया, इसलिए उसको गिफन गुड्स कह सकते हैं। नॉर्मली इन्फीरियर गुड्स हमेशा क्या रहेगा, इन्फीरियर रहेगा, लो क्वालिटी का ही रहेगा। लेकिन गिफन गुड्स में उस गुड्स को कंसीडर किया, गिफन जो इकोनॉमिस्ट थे उस गुड्स को उन्होंने कंसीडर किया जिनकी टाइम और सिचुएशन के साथ उनकी वैल्यू या उनकी सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी चेंज होती रहती है। तो गिफन गुड्स जो भी होते हैं वो क्या हो सकते हैं, टाइम और सिचुएशन के साथ सुपीरियर हो सकते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स, वो इन्फीरियर गुड्स जिसको प्रोफेसर गिफन ने आइडेंटिफाई किया और इस कॉन्सेप्ट को दिया, उसको क्या कहा जाता है, गिफन गुड्स कहा जाता है। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। चलिए इतनी बातें आज के लिए हम लोग रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी फैक्टर्स क्या हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इस पे इन सभी टॉपिक्स पे जो नोट्स है वो डिस्प्ले होता रहेगा, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ताकि फटाफट हम लोग एक एक चीज़ों को आसानी से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इतना आज के लिए रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हों उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू।